कोर्ट के अंदर केस लेके बैठे हुए हैं, उनकी भी सुनाई नहीं हो रही है। जो एएफटी में जीते हैं वहां पर अपील हो जाती है। तो उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी कि काइंडली गो अगेन, व्हाट्स हिज नेम, भरत, सॉरी, आई एम लेफ्ट विद ओनली वन एंड वन चॉइस ऑप्शन, आई वुड से दैट वी हैव टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। भी समझ रही है, जुडिशरी भी समझ रही है और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी समझ रहे हैं, लेकिन इस खिलवाड़ के साथ इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर गवर्नमेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे एक गलती हो गई, क्योंकि ये जो गलती है ये एम्पलीफाई होगी। आज अगर डेटा उठाया जाए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो पुराने हैं, या मैं हूं, इसमें वीर नारी भी शामिल है, वीर नारी, इवन विडोज कैन फिल देयर डिटेल। जय हिंद। आज हमारे साथ फिर फ्लाइंग ऑफिसर इतीशा और कर्नल विर्क हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। वो विषय है कि ये जो एसएस ऑफिसर और एसएस ऑफिसर्स के बेनिफिट्स को लेके जितनी चर्चा चल रही है, कुछ ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स खुले हुए हैं जिनमें अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। अलग अलग केसेस अलग अलग जगह पहुंचे हुए हैं, कुछ एएफटी में पहुंचे हैं, कुछ हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और कुछ तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। कर्नल विर्क से हम ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो आज क्यों हो रही हैं। इतने जो साल थे जब एसएस अफसर छोड़ दिया करते थे अपनी जॉब, 5 साल, 10 साल, 14 साल के बाद, वो अचानक से आज इतने जागरूक क्यों हैं, वो अपने हक क्यों डिमांड कर रहे हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कंफ्यूजन जो है कुछ लोगों के दिमाग में, मेरे साथ भी कुछ लोग बात करते हैं, उनका प्रश्न भी यही होता है कि हम किसके साथ जाएं, किस एसोसिएशन के साथ जाएं, कि इंडिविजुअल जाएं। मेरे को लगता है कर्नल विर्क इस बारे में कुछ हमें बता सकते हैं। जय हिंद, सबको मेरी जय हिंद। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी ये ऑफिसर्स हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या वुमेन स्पेशल एंट्री ऑफिसर्स, आप पहले इन सब चीजें के पीछे सबके लिए, सब ने जो अपनी वॉलेंटरली एंटर करने के बाद और ओथ कि हम अपने इस देश के लिए मर मिट जाएंगे, और उस वॉलेंटरशिप को जिस प्रकार से उनके अंदर, जहन के अंदर आज तक ये एक मोटिवेशन है, यही एक मेन कारण है कि अपनी आर्म फोर्सेस को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में मोरल हाई रखना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस के अंदर अपना इस तरीके से बलबूते से काम करना चाहते हैं कि पूरी देश, पूरी दुनिया देखे कि जिस भी कैटेगरी में वो ऑफिसर्स की एंट्री हुई है वो आज भी उसी प्रकार से अपने आप को सोल्जर महसूस करते हैं, चाहे आज वो रिटायर्ड हो गए हैं, चाहे वो बाहर आ गए हैं, लेकिन उनको इस चीज का दुख होता है कि जिस मुद्दे के साथ, जिस मकसद के साथ, जिस जज्बे के साथ वो आर्म फोर्सेस के अंदर एंट्री किए थे, और कब एंट्री ये शुरू हुई है, जब देश के अंदर इतनी इमरजेंसी आ गई थी 1962 के अंदर कि हमारे पास मिलिट्री लीडरशिप की कमी हो गई थी, तो देश के अंदर आवाज उठी कि जो यूथ है, जो एब्सोल्युटली फिट है, वॉलंटियर करें और आर्म फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करें। फर्स्ट टाइम नेशन के अंदर एक ऐसी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर शुरू हुए। जैसे ही इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर 1962 के बाद उन्होंने काम, उसके अंदर उन्होंने मांगे तो इंटरमीडिएट टाइप के ऑफिसर्स मांगे थे, लेकिन वहां पर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी ने, यहां तक कि इंडियन आईपीएस, आईएएस काडर को कईयों ने अच्छी सर्विसेज को छोड़कर अंदर एंटर कर गए थे। तो इतना मोटिवेशन, इतना जज्बा था हम हिंदुस्तानियों के अंदर कि हमने आर्म फोर्सेस को स्ट्रांग रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ये हुआ कि
64 के अंदर जब उन्होंने ये सिस्टम ने देखा कि आर्म फोर्सेस के अंदर हमने मांगे तो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर से, यहाँ तो बहुत लोग आए हैं, तो उन्होंने इस इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस बना दिया। जब शॉर्ट सर्विस कमीशन बना दिया तो वो जो बनाने का जो तरीका था, आर्मी इंस्ट्रक्शन 11 ऑफ 64 1964 के अंदर, उसके अंदर उसने एक स्कीम तैयार की। अब भगवान जानता है कि उन्होंने कहां से, किसकी अथॉरिटी से ये स्कीम बनाई, और उसके अंदर एक ऐसी चीज लिख दी कि जिसके अंदर एक हक तो उसमें लिख दिया कि ऑल टर्म्स एंड कंडीशन सभी ये एंट्री के लिए सेम है जो रेगुलर ऑफिसर्स के हैं। पैरा 18 के अंदर ऑफ आर्मी इंस्ट्रक्शन ऑफ 1164 ऑल टर्म्स एंड कंडीशन सेम, लेकिन इन्होंने उसके अंदर एक ग्रहण लगा दिया उस इंस्ट्रक्शन के अंदर, पैरा 17 में, पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली। तो ये जो एक कहानी है 1964 से लगातार आर्म फोर्सेस में चल रही है कि ये एक पैराग्राफ, एक लाइन जो है आर्मी इंस्ट्रक्शन की, इसने धीरे धीरे एक ऐसा रुख अपना लिया कि एक जो ऑफिसर्स हैं उनको इनइक्वालिटी में डाल दिया, उनको डिस्क्रिमिनेशन में डाल दिया, जबकि जज्बा था कि हम एंटर करेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे, क्वालिफाइड पीपल उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि रेगुलर्स हैं। अभी क्या हो गया कि आर्मी एक्ट तो सभी के लिए एक है, एयरफोर्स एक्ट सभी के लिए सही एक है, नेवल एक्ट सभी के लिए सेम है, लेकिन जहां पर ये पेंशन की बात आ गई या इनको इक्वालिटी में बात आ गई, वहां पर ये ग्रहण लगा दिया पैरा 17 का। और यही कारण है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सुलगती रही। ये नहीं कि लोग को दुख तो होता था उनको उस समय भी, और धीरे धीरे ये सुलगती जो क्या कहते हैं अपनी आंच है, धीरे धीरे सिस्टम के अंदर उस प्रकार से ये फैल गई कि आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि जब जंतर मंतर पे 1915 पे पूरा रेगुलर आर्म फोर्सेस भी लोग, चाहे वो जनरल हो चाहे वो सिपाही हो, वहां पर वो 1 रैंक 1 पेंशन के नारे लगा रहे थे या वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स भी थे। और उसी जगह पर जब ड्राफ्ट मांगा गया कि आपकी डिमांड क्या है, तो वहां पर हमारे ही जो वेटरन रेगुलर ऑफिसर्स थे उन्होंने शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का जो पॉइंट था वो लिखने को इनकार कर दिया। वो जो इनकार किया, अब मैं जनरल साहब का नाम भी लूंगा, जनरल सतबीर साहब ने और उनकी जो कमेटी थी, विंग कमांडर गांधी थे और कुछ और ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन गांधी थे, कुछ विंग कमांडर ऑफिसर थे और भी लोग थे, उन्होंने जब ना कर दी तो उस समय धीरे धीरे ये प्रचार हमारा भी शुरू हो गया कि कहां पर ये गलती है, कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। और खास करके जब मेरे पास एक 1 मिलिट्री रैंक है तो मेरी 1 पेंशन कहां चली गई। और टेबल बने हुए हैं पहले दिन से, वो टेबल उसी प्रकार से बने हैं जो पेंशन रेगुलेशन में बने हुए हैं। ऑलरेडी पेंशन रेगुलेशन के अंदर लिखा है कि जिसकी सर्विस कम होती है उसको प्रोराटा उसको कम करके दे दी जाती है। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? सो क्वेश्चन है आज की तारीख में हम किसके पास जाएं? जब हम जा रहे हैं तो क्या जाते हैं, जहां भी जाते हैं वही हमें कोई जवाब मिलता है कि आप यहां से, वो मतलब इधर से उधर घुमाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्योंकि आप लोगों के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं कहीं कहीं पर, हमने प्रेसिडेंट को भी चिट्ठियां लिखी, हम लोगों ने सरकार को भी चिट्ठियां लिखी, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी क्वेश्चन, ये सवाल खड़े किए थे। 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, थरूर साहब थे, किरण खेर साहब थे, मैडम थी, उसके बाद मनीष तिवारी जी ने खड़ा किया, मैं खुद पर्सनली राजनाथ जी को मिला हूं, वहां पर उन्होंने भी बोला कमेटी बैठाएंगे, हम ये आपकी समस्या को दूर करेंगे। और कहने का ये मकसद है जब हम जहां जहां भी जाते हैं वहां पर चाय का कप जरूर मिलता है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता। और यही कारण है कि हम लोग, चाहे अभी हम गए, हमने लीगल नोटिस इशू किया, लीगल नोटिस उनको जनवरी में दिया, वो लीगल नोटिस वापस, कोई जवाब ही नहीं है उसका। उसके बाद हम कहीं पर ही कंप्लेंट करते हैं, वो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। फिर आखिरी में
मुझे जिम्मेदारी दी गई कैप्टन भारद्वाज साहब ने, जो 80 साल के हैं, 81 साल से 11-12 सालों से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लेके बैठे हुए हैं, उनकी भी सुनाई नहीं हो रही है। जो एएफटी में जीते हैं वहां पर अपील हो जाती है। तो उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी कि काइंडली गो एंड फाइल माई केस इन एएफटी। तो मैंने एएफटी के अंदर भी केस फाइल कर दिया। वहां पर भी वो रुका हुआ है, कहते हैं कि अगली डेट पे आइए, हम आपकी इसकी लिमिटेशन पे देखेंगे। या एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए राजेश जी। और उन्होंने भी ना कर दी, ना नहीं की है, अगली सुनाई डेट पड़ गई। सो ऐसे सिलसिलेवार इतने केसेस चलते रहे और हम फाइल करते रहे हैं कि आज नौबत ये आ गई है कि हम खुद ही अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां पर। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने ये अभी मेरे से सवाल पूछा है। आगे वाले समय के अंदर मैं और भी डिटेल में बात करूंगा अगर आपके पास कोई सवाल होगा। मेरा सवाल इतीशा मैम से ये रहेगा, किस हिसाब से मैम जो एसोसिएशंस हैं वो बनी हुई है आज की डेट में? अगर मैं गिनना चाहूं तो मैं आज की डेट में एक हाथ की उंगली पर गिन सकता हूं कि कितनी एसोसिएशंस हैं जो एसएस अफसर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। सवाल उसमें यह खड़ा होता है कि इतनी एसोसिएशंस बनाने की हमारे को जरूरत है क्या? दूसरा सवाल, ये जो एसोसिएशंस हैं ये कितने हद तक, किस हद तक अपने मकसद में पूरी हुई हैं? और तीसरा सवाल ये है, अगर आज तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है या फिर आगे निकलने का कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा, तो वे आउट क्या है उसका? पहली बात तो ये जितनी भी एसोसिएशंस फ्लोट कर रही हैं, ये कोई भी फ्री लंच नहीं दे रही हैं। ये सारी की सारी पैसे बटोरती हैं एक एसएस ऑफिसर से। एक गिरे हुए मतलब बेचारा दुखी जो एसएस ऑफिसर है, जिसको ये तो मालूम है कि उसका हक क्या है, लेकिन उसको मिसगाइड किया जा रहा है। ये एसोसिएशंस, अगर मैं इन एसोसिएशंस के बारे में इतना बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट नहीं देती, अगर क्या कहते हैं 25 अगस्त की हियरिंग के बाद हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव ऑर्डर मिलता तो ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ी 50-50 होती थी, इन एसोसिएशंस पे बिलीव करती थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इन एसोसिएशंस के जो हेड होते हैं वो हमारे ही जैग ऑफिसर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं लीगली क्वालिफाइड सर्विस मैटर के सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, और वो रिटायर होके ये एसोसिएशंस खोलते हैं और एक कैरेट दिखा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये एसोसिएशंस में बेचारे एसएस ऑफिसर्स भाग भाग के जिसको भी जो समझ में आता है वो चले जाते हैं। उससे हो क्या रहा है कि केस को डाइल्यूट किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, जो कर्नल वर्क ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि एक ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन एज पर आर्मी एक्ट, आर्मी इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये एसोसिएशंस, कोई कहती है आपको यूपीएस मिलेगा, कोई कहता है आपको एनएफयू मिलेगा, कोई कहता है आपको क्या कहते हैं पेंशन मिलेगी। मैंने आई मीन जस्ट वेरी रिसेंटली आई गॉट टू नो, एक एसोसिएशन तो ये भी कहती है कि आपके हाथ में पेंशन आएगी। यू नो, सो स्टार्स एंड मून्स प्रॉमिस कर रहे हैं, एक मार्केटिंग गिमिक शुरू हो गई है, और इसमें एंड रिजल्ट ये हो रहा है कि जो भी एसएस ऑफिसर्स, अफेक्टेड एसएस ऑफिसर्स हैं, देखिए जैग जो लीगली क्वालिफाइड है वो तो एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, और जो इस पूरे क्या कहते हैं मौके पे चौका मार रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी एसएस ऑफिसर्स है उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको इतना तो समझ में आ गया कि हमारा हक क्या है, हम कहाँ से गलत हमसे हुआ है, क्योंकि कुछ केसेस इंडिविजुअल भी कोर्ट्स में जा गए हैं। तो ये एसोसिएशंस आर रबिश। एंड 25 अगस्त को जो हियरिंग हुई है उसमें तो कहते हैं हाई कोर्ट ने क्लियरली क्वेश्चन मार्क कर दिया कि एसोसिएशंस की वैलिडिटी कितनी है। यू नो, एएफटी में ये एसोसिएशंस अलाउड ही नहीं है। सो कुल मिला के ये एसोसिएशंस को डिसॉल्व होना चाहिए। कुल मिला के एसएस ऑफिसर्स के लिए बहुत सिंपल सा, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई मीन आज ही मैं मन की बात नरेंद्र मोदी जी की सुन रही थी,
वो एक फौजी के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे मार्टियर्स को क्या कहते हैं सबसे टच बेस कर रहे हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी के कहते हैं गवर्नमेंट खुद ये एक एक्सरसाइज उठाए जिसमें वो सारे एसएस ऑफिसर्स को कलेक्ट करे और खुद ये क्या कहते हैं अपने पे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज क्या कहते हैं 60 साल से मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में है, सारे कोर्ट समझ गए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एवरीबडी। मेरी सिस्टर लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा ने जो केस जीता है वो जीता क्या है, वही सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे ही जीता है। तो एसएस ऑफिसर्स के साथ ये हो रहा है और इस पे क्या कहते हैं एसएस ऑफिसर्स के साथ मतलब इधर से भी मारो उधर से भी मारो, सब जगह से पिट रहा है। So associations are not at all conducive for this cause. This cause should be ideally taken pro bono by senior advocates like Colonel Burke has taken over and he said, I will fight for the cause. Similarly, Government of India has to come forward now. That's my last opinion. I mean, that's how I feel. Please, no associations because none of them are free. They are all just further exploiting the SS officers. And it is so horrifying that some associations even have serving officers. I mean, which is against the Army Act. It will jeopardize, मतलब उनका करियर, उनका फ्यूचर, मतलब उन कलंक लग जाएगा। ये गलत है. This is wrong. I mean, as seniors, we would not want this to happen to our junior officers. कर्नल विर्क सर, इतीशा मैम ने अभी बोला है कि 25 अगस्त को 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट की जजमेंट आई है या ऑर्डर आया है। मैं चाहूँगा कि वो सारे एसएस अफसर्स को पता लग जाए कि वो ऑर्डर क्या है और उसके महीने क्या हैं। थैंक यू। देखिए, मैंने कम से कम ये हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कम से कम 3 या 4 बार लगातार सुनी है, कॉन्टिन्यूसली सुनी है और आखिरी ऑर्डर तक मैंने सुनी है। उसमें सिंपल से 2 चीजों का ही लगातार बहस होती रही है। नंबर 1 कि जो है फ्लैग लेफ्टिनेंट इतीशा जी ने जो बोला कि वैलिडिटी ऑफ एसोसिएशंस, उसका एक सवाल जरूर खड़ा हुआ। दूसरा, मेंटेनेबिलिटी कि ये जो केस है, ये इशू है, इसको हैंडल कौन करेगा। तो वहां पर बेसिकली इस ऑर्डर के अंदर 2 चीजें ही उठ के आई हैं और ये दोनों चीजों को पूरा समझने के लिए हाई कोर्ट ने सिंपली पूरी प्रोसीडिंग्स को एएफटी को डायरेक्शन दे दी है कि इसको एएफटी कंसीडर करे फॉर मेंटेनेबिलिटी। और अगर वो मेरिट में भी कंसीडर कर सकते हैं पूरा जितना, क्योंकि 7 ईयर से लगातार ये प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, जिसको कहते हैं कभी इधर से उधर से इधर, और सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ आर्गुमेंट की जरूरत थी। लेकिन आर्गुमेंट स्टेज के अंदर ही फिर वही स्टेज पे आ गया जो पहली स्टेज थी, पहले दिन की स्टेज होनी चाहिए थी। तो इससे क्या हो रहा है कि जब ये अभी एएफटी पे जाएगा, उसके पास भी एक ही चीज का उन्होंने कंसीडर करना है, मेंटेनेबिलिटी। लेकिन अभी साथ साथ मैं आपकी इसी सवाल के साथ में मैं एक और आपके साथ ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने यहां पर एएफटी चेन्नई के अंदर एक मेजर डॉक्टर VR मैंने इनका एक मेजर साहब का I'll come back again. What's his name? भरत, सॉरी। मैं आपको इसी के साथ साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब मैंने खुद एक मेजर डॉक्टर VR भरत साहब का केस यहां पर एएफटी चेन्नई के अंदर फाइल किया, तो वहां पर पहले दिन ही, पहली सुनाई के अंदर ही 2 दिन लगे उसको लिस्ट करने में और आगे फाइल करने में। पहली सुनाई के अंदर ही वो चीज बिल्कुल रिटर्न में आ गई कि किस प्रकार से एएफटी के पास पॉलिसी के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है, किस प्रकार से इवन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को भी पॉलिसी मैटर के अंदर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। तो इस तरीके से अभी टोटल क्लैरिटी हो गई है चेन्नई के एएफटी चेन्नई के ऑर्डर के बाद
कि हमारे पास सुनाई का अगर इस समय जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता रह जाता है, और जिसको कि हम पहले भी एक बार अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी एक एसोसिएशन का केस कहा कि वापस आप एएफटी में जाइए। सो यही जो अभी इतिशा मैडम ने बोला है कि किसी प्रकार से सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो इतने यंग ऑफिसर्स हैं, इनकी कमीशनिंग तो हो रही है एज अंडर द आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड नेवी एक्ट, लेकिन इनकी जो सुनाई करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कौन सा है? सो इसी कारण से आखिरी में हमारे पास भी कोई जरिया नहीं रह गया है बट टू प्रोसीड एंड मूव टू सुप्रीम कोर्ट, और वो वही उसी के तरीके से हम जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना इसलिए अभी मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैंने लीगल नोटिस इशू किया था सरकार को, उसका जवाब नहीं आया। एएफटी की जगह जहां रिप्रेजेंट किया है मेजर डॉक्टर भरत साहब का जो केस है, उसका मुझे ऑर्डर मिल गया है। एक मैंने एएफटी चंडीगढ़ में भी केस फाइल किया था, वहां पर भी एक लिमिटेशन के लिए उन्होंने वहां पर अगली डेट डाल दी है, लेकिन उसका होना क्या है मुझे पहले से ही पता है, जो नतीजा एएफटी चेन्नई ने दिया है। इसी प्रकार से 4-5 साल से अगर देखा जाए तो मेजर साकिया का केस है, साइकिया का केस एएफटी दिल्ली के अंदर, वो भी अड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। सो इन शॉर्ट, अगर हमने ये जल्दी जस्टिस लेना है तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक जो इतिशा जी ने सुझाव दिया कि सरकार किसी तरीके से इसको इमीडिएटली इसको अपने हाथ में ले, कमेटी बैठाए और इस जो कमी पेशी है इसको दूर करे, और दूसरा फिर क्योंकि हम प्रोफेशनल भी हैं तो हम अपना साथ, मैं अपना साथ अपने क्लाइंट का नहीं छोड़ सकता हूं, किसी भी तरीके से मैं ये फाइल करूंगा। क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने खुद भी पीआईएल भी फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वो पीआईएल भी वापस उन्होंने कहा कि एएफटी में कंसीडर करो। सो देयर इज ए कंफ्यूजन इन द जुडिशरी आल्सो दैट हु विल गिव अस अ जस्टिस। सो वी गो अबाउट, वी होप, वी प्रे दैट किसी भी तरीके से, चाहे एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे चाहे जुडिशरी डिसाइड करे, लेकिन हम इस इशू को जब तक ये हमें इसका जस्टिस नहीं मिलता है, हम इस इशू को पूरी एसएस फ्रेटर्निटी इसको अभी छोड़ेगी नहीं। विक सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ सवाल खड़ा होता है। अब मतलब जहां तक मैं आपकी बात से समझाऊं, जो एसएस अफसर्स के बेनिफिट को लेके है, एएफटी से आप कोर्ट जाइए, कोर्ट कहती है आप वापस एएफटी में जाइए, हाई कोर्ट भी ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलता है आप एएफटी में वापस जाइए। तो ये जो पिंग पोंग की तरह एसएस अफसर्स के बेनिफिट्स हैं, एसएस अफसर की आरोपी है, इसको पिंग पोंग बॉल की तरह इस मतलब नोबडी इज रेडी टू टेक द बॉल इन देयर कोर्ट, एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं सर। तो ये क्यूमुलेट कहां होगा सर? आपका एक्सपीरियंस है सर, आप लॉ की नॉलेज रखते हैं, तो इसको क्यूमुलेट कैसे करेंगे सर हम? देखिए, 2 पॉइंट्स है इस समय। जो सबसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आई एम ए एक्स एसएस ऑफिसर ऑल्सो, आई एम ए रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल एंड हैव सर्व्ड इन इन्फेंट्री। ये जो कमजोरी है इस समय सिस्टम की उजागर हो गई है, इससे हमारी आर्म फोर्सेस के मोराल के ऊपर बड़ा इफेक्ट बैठता है कि जो 60 साल से लगातार शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ ये हाल हो रहा है, तो आगे जो दूसरी स्कीमें हैं उसका क्या हाल होगा आप भी जानता है। नंबर 1, अभी लीगली आई एम लेफ्ट विद ओनली one choice option, I would say that we have to move to Supreme Court to seek this clarification under Article 32 of the Constitution as a कि भाई आप कुछ कीजिए, अभी आप खुद बताइए इसका solution क्या है। Until unless we do not raise this question before the judicial, the apex court, nobody will give us any clear decision how it has to be done.
ये पिंग पोंग बंद करना, ये गेम बंद करनी पड़ेगी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, टेबल टेनिस का मैच खेलना खेल लीजिए। राजेश जी, अभी हमने काफी देख लिया है, जैसे आपने बोला कि ये शॉर्ट सर्विस के लिए पिंग पोंग गेम चल रही है इनके जस्टिस के लिए। मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हमें मिलकर किसी भी तरीके से ये गेम को बंद करवाना चाहिए। और एक ही तरीका है कि दोबारा हम हम सुप्रीम कोर्ट को में जाके अपना ये दस्तक करें, पिटीशंस फाइल करें, और उस पिटीशन फाइल करने के बाद जो भी हमारा नतीजा निकलता है वो बेस्ट है। या जो अभी आपके सामने इतीशा जी ने बोला कि सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये जो हमारा इतने सालों से डिले हो रहा है, इसको किसी तरीके से ये पिंग पोंग सिस्टम को बंद करवाना चाहिए। इतीशा मैम, आपको लगता है कि जिस हिसाब से अभी बात हो रही है कि भाई एसएस अफसर्स का वेलफेयर है, जिसके लिए कोर्ट ने भी अपनी पाले में गेंद लेने से मना कर दिया है कि मेरे पाले में गेंद नहीं फेंकनी, आप एएफटी में फेंकिए, आप हाई कोर्ट में फेंकिए, वो बोलते हैं आप फिर एएफटी में फेंकिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है कि इसमें एसएस अफसर्स को जो न्याय दिला सकता है वो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के बाबू हैं, या सिर्फ कोर्ट है? देखिए राजेश जी, इट इज वेरी क्लियर कि ये पॉलिसी डिसीजन था। ये एक पॉलिसी 60 साल से नहीं आई। ओके, ये 1964 में बोला गया था, पेंशन अंडर कंसिडरेशन। लास्ट ईयर यही पिटीशन पे जो गई थी 25 अगस्त को, इसकी जब लास्ट ईयर हियरिंग हुई थी हाई कोर्ट दिल्ली में, तो ये जज साहब ने खुद पूछा था कि कहाँ लिखा है कि पेंशन नहीं दी जाएगी। देखिए, ये सब समझ रहे हैं कि ये एक खिलवाड़ हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ। गवर्नमेंट भी समझ रही है, फौज भी समझ रही है, जुडिशरी भी समझ रही है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी समझ रहे हैं। लेकिन इस खिलवाड़ के साथ जो क्विक फिक्स करना है वो तो पॉलिसी से ही होगा, क्योंकि जहां तक मेरी समझ में आता है एज अ ले पर्सन, दो कर्नल विर्क एज अ लीगली क्वालिफाइड पर्सन, मेरे को यही समझ में आता है कि हर एएफटी या क्या कहते हैं हाई कोर्ट सब हाथ खड़ा कर देती। ये पॉलिसी डिसीजन है, ये पॉलिसी को कौन रोल आउट करेगा? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि उन्होंने 60 साल से आपने पॉलिसी पे बैठ गए, आपने उसमें कोर्स करेक्शन नहीं किया। अब आपको मौका मिल रहा है, जब कोर्ट्स के द्वार नॉक किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल ऑफिसर्स हो, चाहे क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हो, चाहे ये सो कॉल्ड एसोसिएशंस हो, इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर गवर्नमेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे एक गलती हो गई है, इसको करेक्ट करिए, क्योंकि ये जो गलती है ये एम्पलीफाई होगी। आज अगर डेटा उठाया जाए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो पुराने हैं, या मैं हूं या आप हैं, या जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनसे पूछा जाए कि वो कितने लोगों ने अपने बच्चों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में वापस भेजा है। I can today tell you very confidently 99.9% शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स उन्होंने अपने बच्चों को एसएससी में नहीं भेजा है। परमानेंट कमीशन में भेजा होगा, लेकिन शॉर्ट सर्विस में नहीं भेजा है। That itself is a standing testimonial। क्या कहते हैं, इसका मतलब ये एक बार आदमी धोखा खा गया, उसके बाद उसने सेकेंड जनरेशन को नहीं भेजा है। That means this model is wrong। एंड इस मॉडल को अगर आपको बेटर यूटिलाइज करना है तो गवर्नमेंट हैज टू पैकेज इट वेल। जो क्या कहते हैं, आप पैकेज नहीं कर रहे हैं, पहली बात करेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऊपर से पैकेज रीपैकेज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का 2019 में मेरठ पे जब उन्होंने फौजी सभा एड्रेस करी थी, तो उन्होंने क्लियरली बोला था, हाँ मैं जानता हूं कि फौज में यंग फोर्स होनी चाहिए, और मैं ये भी जानता हूं कि जो यंग फोर्स है वो अपना काम करके निकल जाती है। आयरॉनिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो 5, 10, 14 साल आते हैं, वो ऑफिसर कैडर के आते हैं। सिमिलरली नॉन कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ट्रूप्स भी आते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो कम साल के लिए काम करते हैं।
तो क्यों देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स? उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको मिलती है, लेकिन आप ऑफिसर्स को क्यों नहीं दे रहे? ठीक, बेसिकली राजेश जी, लॉ आपके पास आर्मी इंस्ट्रक्शन है, आपके ये सेम कमीशन ऑफिसर, एक ही प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर होता है, एक ही प्रेसिडेंट कमीशन गैजेटेड ऑफिसर है, जो क्या कहते हैं बार बार कोर्ट में रीइटरेट किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं है। उसके बाद एक ही कहते हैं कमीशन ऑफिसर है, एक ही कमीशन ऑफिसर आर्मी एक्ट के अंडर आता है, वही कमीशन ऑफिसर राइट फ्रॉम द सिलेक्शन एसएसबी टू कमीशनिंग टू ट्रेनिंग टू एवरीथिंग इज सिमिलर। तो एक नॉर्मल ले पर्सन, एक लॉजिकल इंसान से पूछा जाएगा भाई आपने ये क्लास विद इन क्लास क्यों किया? ये क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पैसा बचाने के चक्कर में ये सब एक खिलवाड़ कर दिया, वो भी एक कमीशन ऑफिसर के साथ, प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर के साथ। एंड इट्स सो मच ऑफ अ नेगेटिविटी। आप ये देखिए क्या कहते हैं कि जैसे कुछ एसोसिएशंस हैं जिन्होंने सर्विंग ऑफिसर्स को अपने लूप में रखा, उनको बोला, उनको एक कैरेट दिखाया कि आपको भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी भी केस पे नाम लग जाएगा। लेकिन आप सोचिए जो सर्विंग ऑफिसर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, वो कितना कमिटेड है फौज के लिए? वो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। इट इज ही इज डिसग्रंटल्ड। कैन यू हैव अ डिसग्रंटल्ड लीडर इन दी सर्विंग इन दी फौज? नो। एंड इमेजिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बाहर आता है वो भी एक डिसग्रंटल्ड सोल्जर है। क्या गारंटी है कि कितने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स डिसग्रंटल्ड हैं, उन्होंने अपनी सर्विस को इतना क्रेडिट ही नहीं दिया। सो मेनी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स राजेश जी, they have gone through very bad phases and they are cases. Captain Shashi Bala is a recent case. Captain Gurung is a recent case who died in penury. गरीब मतलब बीपीएल से भी बदतर उनकी जिंदगी थी, बिलो पॉवर्टी लाइन पे। कैप्टन शशि बाला जो वुमेन ऑफिसर है, फर्स्ट बैच की वुमेन ऑफिसर आर्मी की, वो आज एक वृद्धाश्रम में जीवन व्यापन कर रही हैं। साइकोलॉजिकल केस है। तो हम क्या इस देश के सोल्जर्स को, जो लीडर्स, यू नो व्हाट इज एसएसबी? एसएसबी इज फर्स्ट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एंड द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज व्हिच एवरीवन ऑफ अस विल एग्री, द टॉप मोस्ट इज द लीडर। यू हैव क्रिएटेड अ लीडर, अ नेगेटिव लीडर, यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लीडर। जब वो बाहर आता है तो जिंदगी के इतने थपेड़े खाता है, डिरेलमेंट हो जाता है, उसके आप उसको ड्यूज नहीं देते हो, तो उसके बाद कैप्टन शशि बाला जैसे केसेस हो जाते हैं। इट इज सो डिसहार्टनिंग। मतलब शी इज वन अमंग्स अस। यस सर। मैं इसी जो इतिशा जी बोल रही हैं इस पे 2 पॉइंट बताना चाहता हूं राजेश जी। वेरी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया के अंदर और वो टीवी चैनल एक ब्रॉडकास्ट हुई थी, उसके अंदर एक रिलीज्ड कैप्टन, मैं नाम नहीं लूंगा, और वहां पर उसी में एक बैठे थे, एक जनरल साहब बैठे थे, और जिस प्रकार से उनकी तू मैं हुई, मेरे ख्याल में सरकार को इस वीडियो को देखने के बाद समझ लेना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना हाई हो चुका है। एक जनरल समझता है कि कैप्टन को कुछ नहीं आता है, उसको झोला छाप कहता है, और वो कैप्टन जो डिसिप्लिन तरीके से हमने उनको ट्रेन किया, लीडर बनाया, एक उसने कितने काम किए होंगे, आखिरी में उसकी सिचुएशन ऐसी आई कि उसको जनरल को तू करने के बोलने लग पड़ी। अगर ये इंडिकेशन है, अगर अभी भी हम लोग अपने इस चीज को, सिस्टम को नहीं समझेंगे, तो आने वाले समय पे ये जिस तरीके से ये जो एक गैप जो मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो, इट इज मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो जनरल है, दे आर कॉमन लीडर्स। अगर आप देखो मार्टियर्स की लिस्ट में देखोगे, आपको सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन ही दिखाई देंगे। अगर आप 1962 से लेकर 65 से लेकर 99 तक का मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, 69% ऑफ द ऑफिसर्स हु वर मार्टियर्ड वर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। आप स्टैटिस्टिक्स कारगिल वॉर का ले लीजिए, the majority of the young officers who have died there, out of 25 officers, I will not give the figures, but maximum are short service commission officers. So you have to take this matter very, very seriously. Legal
to get the justice legally is not the solution. सरकार को हमारे पिछले 10 साल की, हम एज ए जेंटलमैन, आई थिंक ये भी एक गलत सोच है कि समझते हैं कि बजट में इफेक्ट होगा। बजट में इफेक्ट नहीं होगा। कोई, मैंने स्टैटिस्टिक्स दी हैं, जनरल रावत साहब जब, गॉड ब्लेस हिज सोल, उस समय मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि अगर आप शॉर्ट सर्विस को आप पेंशन देंगे, आपका बजट रिड्यूस होता है, आपका पेंशन के ऊपर बजट रिड्यूस होता है। मैंने राजनाथ जी को भी बोला है, इट इज ओनली थिंग, ये कमेटी बिठाए, हम प्रूव कर देंगे कि वाई शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आर मोर रिक्वायर्ड एंड बजट भी रिड्यूस हो जाता है, जो बार बार यही एक सोल्यूशन देते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने यंग आर्मी रखनी है, डायनेमिक आर्मी रखनी है, फुल्ली ग्रोन अप सिटीजन अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर आता है, फुल्ली क्वालिफाइड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, whether he's a graduate, whether he's a technical officer, whether he's a doctor, जब आपको ऑफिसर्स क्वालिफाइड मिल रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो हमारा हो रहा है, उसको आप मेरिट में देखिए, उसको, उसी को आप एक मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे शॉर्ट सर्विस सिस्टम क्रिएट कीजिए जिससे कि शॉर्ट सर्विस भी रहे और बंदा बाहर जाके इज्जत के साथ सेकंड करियर को भी इस्तेमाल यूज कर सकता है। उससे हमारी जो है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, हमारी आर्म फोर्सेस का मोरल और भी हाई होगा। लेट्स नॉट कीप फाइटिंग विद इन अवर ओन ऑर्गेनाइजेशन की तू मैं करते रहो। और ये जो नुकसान हुआ है इस वीडियो के बाद, मेरे ख्याल में शायद ही कोई समझदार जो आर्म फोर्सेस को मैनेज करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर उन्होंने ये वीडियो या ये चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं देखा तो लेट मी टेक इट कि दे देमसेल्व्स आर एनिमी ऑफ द आर्म फोर्सेस। विक सर, ये जो आपने बात की है, जो वाकया हुआ था, मैं ऐसी चीजें देखता नहीं, पर थोड़ा सा यस, जब मेरे पास भी आया तो मैंने खोला था और थोड़ा सा 15 सेकंड 20 सेकंड जब वो तू मैं होने लगे फिर बंद कर दिया था। मैं शायद, मेरे को आर्मी ने ट्रेन इस तरीके से किया था कि जो मेरा सीनियर है वो हमेशा सीनियर है और सीनियर को कभी भी गलत नहीं बोला जा सकता, पहली चीज। लेकिन आज तक जितने भी सीनियर हुए हैं, जैसे आप हैं सर, मेरे और है जनरल साहब से लेके ब्रिगेडियर साहब, जिनके साथ मैं 2022 तक काम करता रहा सिविल में, मतलब मजाल नहीं हुई कि किसी ने किसी गलत भाषा का कभी उपयोग किया हो, इस्तेमाल किया हो। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो भी अफसर, वही कमीशन है, वही एसएसबी है, मैं भी अफसर, वही कमीशन है, वही एसएसबी है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर। इसमें मेरा आपसे सवाल है, आपने जिक्र किया था आर्टिकल 32, जिसको लेके आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये सर आर्टिकल 32 को थोड़ा विस्तार में बताएंगे जरा। सी, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज फेल हो रही हो, उसके ऊपर एक फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का, जो भी अपने नेशन के अंदर, उसी के अंदर ही एक जाकर अपनी ये पिटीशन डाल सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग हो रहा है मेरे साथ, सिटीजन के साथ। और उसके अंदर ये खास करके जब क्लैरिटी हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पर 2-3 रिट्स डालते हैं इसके अंदर, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सेरिटोरी, रिट ऑफ मैंडमस, राइट। मैं पहली 2 का जिक्र नहीं करूंगा अगर, लेकिन ये खास करके रिट ऑफ मैंडमस की जरूर बात करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास खुलकर आ गया है कि आर्मी इंस्ट्रक्शन 11 ऑफ 64 में पैराग्राफ 17 के अंदर जो उन्होंने लिखा है, पेंशन अंडर कंसिडरेशन, ऑर्डर्स विल बी इशूड सेपरेटली। तो एक लीगल पोजीशन बन गई कि भाई क्यों आपने ये लिखा, जबकि ऑलरेडी हमारे पास पेंशन रेगुलेशन था जिसमें पैरा 30 था, रूल 30 था, जिसके अंदर लिखा था कि स्टैंडर्ड पेंशन जो है वो 20 साल के बाद मिलेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड पेंशन रेबल सर्विस वो 20 साल के बाद मिलेगी, लेकिन वो 29 में लिखा है।
राइट लेकिन उसी के अगला एक रूल है कि अगर आपने किसी तरीके से कम सर्विस की है तो उसको कितना प्रोराटा डिडक्ट करना है, फॉर्मूला दिया है तो डिडक्ट करके उतनी पेंशन दे दीजिए। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्विस अगर कमीशन, अगर वैसे तो आर्मी इंस्ट्रक्शन में वी आर एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इवन टू वर्क फॉर 1 डे और इवन फॉर 30 years। मैं रिटायरमेंट चाहता भी हूं लेकिन मेरा प्रेसिडेंट डज नॉट गिव मी परमिशन, आई कैन नॉट लीव। सो अगर मैं एंटर कर गया हूं तो इट इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव मी कमीशन। सो अगर मैं 1 दिन काम करूं, 10 दिन काम करूं, अगर मैं रिलीज हो गया हूं, अगर मैं 5 साल मैंने काम किया है, 10 साल मैंने काम किया है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं आई एम नॉट डिसमिस्ड, आई हैव ओनली बीन यूज्ड ओनली फॉर 5 years, तो वो पेंशन रेगुलेशन 30 के अंदर मुझे उतना प्रो राटा जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए, वो फॉर्मूला बना हुआ था। लेकिन ये आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64 को बीच में इंसर्ट करके ये इमरजेंसी कमीशन की इंस्ट्रक्शन के अंदर भी डाला था 1963-2 के अंदर, जब इमरजेंसी आई थी उस समय भी ये डाला था। लेकिन वो इमरजेंसी बंद कर दी क्योंकि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन उसी को आगे शॉर्ट सर्विस चला दिया। इसका मतलब इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन वो जो पैराग्राफ है पेंशन अंडर कंसिडरेशन ऑर्डर विल बी इशूड सेपरेटली, ये एक ग्रहण लग गया 30 के ऊपर, पेंशन रेगुलेशन 30 के ऊपर कि 30 इस्तेमाल ना हो, इसके लिए इनको कम पैसा ना मिले, इनको डिडक्ट प्रो राटा पेंशन ना मिले। तो वो ऑर्डर को उन्होंने छोड़ दिया वैसे ही अनअटेंडेड। और आज की तारीख में पिछले 60 साल से जो भी ऑफिसर्स रिलीज हुए हैं इसी पैरा के ऊपर हम लोग ये मेरी कोशिश ये है कि मैं सरकार ये रिट अंडर आर्टिकल 33 मैं फाइल करूंगा, रिट ऑफ मिंडमस, की कृपा करके प्रेयर करूंगा कि सरकार को आप कृपा करके आप इंस्ट्रक्शन दीजिए टू कंप्लीट दिस ऑर्डर। उसी से जो है जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। आर्टिकल 33 के अंदर हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट, हम बात नहीं कर सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है आर्टिकल 33 के अंदर, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्टिकल 21 जो रितीशा जी ने बात की है कि उसने बोला कि हम आर्टिकल 21 के अंदर एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, तो ये इसका जो रूप निकला है वो आर्टिकल 33 से निकला है। लेकिन आर्टिकल 32 इज ए रिट का मेरे पास एक राइट है एज ए सिटीजन टू सी टू इट दैट ये जो 33 को मिसयूज किया गया है, 33 की अथॉरिटी को मिसयूज किया है यूजिंग आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64, क्योंकि ये आर्टिकल 33 वालों नहीं बनाई ना आर्मी इंस्ट्रक्शन। तो 32 में इसलिए मैं जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि काइंडली हैंडल दिस पर्टिकुलर मिसयूज ऑफ आर्टिकल 33। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नाउ, क्योंकि अगर ये आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64 नहीं बनाई होती और पैरा 17 नहीं होता तो पेंशन सबको मिलती, जैसे पेंशन रेगुलेशन 30 में लिखा हुआ है प्रो राटा मिलती। तो ग्रहण लगाने वाला कौन है? पैरा 17 ऑफ आर्मी इंस्ट्रक्शन 11/64। उसी प्रकार से किसकी अथॉरिटी से? आर्टिकल 33 की ऑर्गेनाइजेशन कि भाई पूछेगा नहीं कोई मुझसे, मेरे से कोई पूछेगा ही नहीं। अंदर जब आप सर्विस के अंदर आप पूछ नहीं सकते हैं, यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसी पोजीशन आ गई है कि जिसके अंदर हम ना पूछ सकते किसी से, इसीलिए आप आगे पीछे कभी हाई कोर्ट उठा के एफटी में डाल रहे, एफटी डाल के हाई कोर्ट में डाल रहे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन है। और जबकि रेगुलेशन पेंशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनी हुई थी कि इन बच्चों को भी अभी शॉर्ट सर्विस वालों को हमने प्रो राटा ओआरओपी देनी है। तो जब हम इन चीजों को जब देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो समझना है ना। ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को नहीं पता, एग्जीक्यूटिव को पता है। तभी ये इतिशा मैडम अपील करी कि सरकार क्यों नहीं देख सकती, पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन क्यों रेज हुआ। मनीष तिवारी इज ए हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर एडवोकेट, ही रेज द इश्यू बट स्टिल नोबडी इज कंसिडरिंग। सो वी आर इन ए सिचुएशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जरूरी, देखो अब कानूनी जाना है तो कानूनी तो फिर प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे, इसलिए हम आर्टिकल 32 के अंदर अपनी रिट फाइल करेंगे और लीगल नोटिस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले इशू किया है उसी को लगा देंगे। उसके ऊपर जितने भी ऑफिसर, जो आपने एक लिंक बनाया हुआ है, आई रिपीट, एक आपने लिंक बनाया हुआ है, जो भी ऑफिसर्स उसके अंदर लिंक्ड है उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाई दे जाएगा कि भाई ये इतने अफेक्टेड ऑफिसर्स हैं, इतने लोग अफेक्टेड हैं।
और मैं ये नहीं कि हम प्रॉब्लम्स आगे लेकर जा रहे हैं जस्टिस मांगने, हमने सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हुए, विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। मोराल को हाई रखने के लिए सरकार के पास बहुत अच्छा है, हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। हम देश के हित में देखेंगे। हम भी समझते हैं कि यस, बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर इफ वी आर गिविंग सॉल्यूशन, एंड सेमिनार्स में हमने सॉल्यूशन दिए हैं, हमने लाइव ट्विटर पे सॉल्यूशन दिए हैं टू द प्रधानमंत्री जी, टू पेपर मीडिया के अंदर आया हुआ है, कितने इसके ऊपर हमने पहले काम किया हुआ है। सो देयर इज नथिंग विच इज नाउ हिडन, and I am also in your channel, and thank you very much for giving me this particular liberty to say so, that what we need, basically we need justice, and all it is required not for me. I am at the age of 69, I can't become a young officer again, but generations, what Itisha is saying कि next generation वाले officers वो डरेंगे short service commission आने में, जबकि हमें short service commission officer चाहिए। अगर हमें अग्निवीर आज चाहिए तो शॉर्ट सर्विस भी चाहिए। सो शॉर्ट सर्विस हैज टू बी बेटर पैकेज्ड। इसकी जो खामी है, इसका जो ग्रहण है, इसको दूर करना पड़ेगा और सरकार कर सकती है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपकी ये जो आज की ये जो आपके साथ हमारी ये चैनल के ऊपर ये बात हुई है, कोई पता नहीं, यही भगवान हमारे लिए आज गणेश के चतुर्थी के इतने अच्छा दिन है, कोई पता नहीं किसी के मन के अंदर ये बात समझ में आ जाए। What we need is simple state, pro rata OROP टेबल बने हुए। अगर किसी ने 5 साल की, उसको 5 साल की OROP दे दो, 10 साल सर्विस की, 10 साल की, 14 साल की, 14 साल दे दो। And thank you very much for whatever years we have served in the armed forces. Why should we wait for 20 years? Why should we wait for 30 years when you are not giving me? When I am not required as a promoted person, why are you keeping me with you in the organization? The disgruntled part की जो बात कर रही है हितेश जी, if a person is not promoted for his next, because वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी नहीं है ना, आपने NFU देना है ना, जैसे सिविलियंस IAS IPS ऑफिसर को मिल रहे हैं, तो माइट एज वेल जो हमारा बेस्ट पोटेंशियल है, जहां तक हम दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के और रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वहां तक हमें रखिए और प्रोराटा OROP दीजिए जब भी पेंशनेबल एज स्टेज आती है। सो व्हाई अ पर्सन लाइक 80 years 82 years आर वेटिंग? देयर बी हाउ मेनी 2-3 हजार से ऑफिसर ज्यादा पेंशनेबल एज वाले नहीं होंगे। सो व्हाट अगर वो बाहर आकर उनको अच्छा काम करते हैं, सो व्हाट if young officers become CEO, they become anything else, so what? But they have sacrificed the best time of their life for the armed forces. Look at that way. And उतना ही हक दो जो उसने armed forces के लिए काम किया है। हम बाहर का तो मांग ही रहे, कई अच्छी ना, कई IAS भी बने हैं, कोई IPS में भी गए, कोई मिनिस्टर्स भी बन गए, कोई गवर्नमेंट सरकारों में बन गए, क्यों नहीं कोई गवर्नर भी बना हुआ है? क्यों नहीं उनको अपनी उनकी मिलिट्री रैंक का हक जो है बराबरी का मिले? जब 1 रैंक है मेरे पास, तो why I should not be given that due which is through my OROP? So this is a very serious talk you had. Thank you very much for raising these serious questions, and I am glad we are now more aware कि ये AFT हाई कोर्ट की ये जो शटलिंग हो रही है, इधर से उधर से पिंग पोंग हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और हम एक ही तरीके से सरकार के पास एक ही पॉइंट पे जाएंगे, और वो जो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा लीगल नोटिस है, उसी के साथ जो भी ऑफिसर्स अपना नाम सिंपल डाल दें, किसी से हम कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। कितना खर्चा लग जाएगा एक रिट को फाइल करने के लिए? नहीं होगा मेरे पास पैसा, मैं तेरे से मांग लूंगा, यार रिट के कागजों के फोटोस्टेट के लिए पैसे दे दो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट ये जो उल्टी पुल्टी दुकानें खुली हैं फौजियों के नाम पे, और खासकर ये काल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आज मैं आपने एज एन एडवोकेट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग, बट वाई शुड बी मिसगाइड पीपल व्हेन यू नो द लॉ? Everybody knows the law, but they are misguiding for the last 10 years. That is painful. You think while fighting these young officers in front of the enemy, they will do like this?
भाई मैं पहले दुश्मन को तू बाएं चल, और यार मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं, तू दाएं चल, अरे रुक जा यार मैं शॉर्ट सर्विस हूं। व्हाट नॉनसेंस। एक गोली एक दुश्मन जब हमें सिखलाई है तो क्या दुश्मन के लिए भाई सिखलाई नहीं है? He will look at us कि you are what kind of an officer you are, which category officer you are. It's a shame on the part of our system that we have allowed this discrimination, we have allowed this inequality, we have allowed this, I will say, exploitation, and to an extent I have said in my legal notice, it's a cheating and cheating. इतिशा मैम, मैं आपसे सवाल ये करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, किस तरीके से हम एसएस अफसर्स को जो दूसरी एसोसिएशंस में हैं और बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से कई एसोसिएशंस ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। आई यूज द वर्ड ब्रेन वॉश क्योंकि मेरी भी जब बात होती है, मैं भी ग्रुप्स में देखता हूं तो लगता है उनको ये कोई मसीहा है। मतलब इंसान को हमारा जैसा हमारा कल्चर है, हमने मसीहा की शक्ल दी हुई है कुछ इंसानों को। तो इस जो आंख पर पट्टी बांध रखी है उन्होंने, उसको कैसे हटाया जाए और किस हिसाब से उनको दिखाया जाए और किस हिसाब से उनको जोड़ा जाए कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, जल्दी से जल्दी कर्नल विर्क की जो पिटीशन है उसका हिस्सेदारी बनिए, और क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या हमारे पास मेजर्स हैं जो हम यूज करेंगे। हाँ, ये जितने भी एसोसिएशंस हैं राजेश जी, ये सारे इनमें सीनियर्स बैठे हैं एंड वो सीनियर्स अपनी सीनियरिटी को एक तरीके से they bully the juniors. I got a call recently from a woman officer and she said I was told by one president of an association, he said मैं आपको पेंशन दिला रहा हूँ, आपको फर्स्ट पेंशन अपनी क्या कहते हैं मुझे देनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव इट टू इट। नाउ इस एसोसिएशंस में एक मुझे हॉरिफाइंग फैक्ट दिखा जो खुद मेरे साथ ही हुआ है, आई एम अ सेल्फ सर्वर, कि अगर आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स या सीनियर ऑफिसर्स के वो क्वेश्चन करते हैं या काउंटर करते हैं तो क्या कहते हैं वो आपको निकाल देते हैं, यू नो, दे रिमूव यू फ्रॉम द एसोसिएशन, आपको व्हाट्सएप से निकाल देंगे आपको, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। नाउ इन अ कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम टू राइट, आस्क, फ्रीडम टू क्वेश्चन। नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जितने भी ग्रुप्स में बैठे हैं, एसोसिएशन में बैठे हैं, दे आर ऑल अबव एवरेज इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आर ब्लाइंडेड बिकॉज उनको क्या कहते हैं ना, आई डोंट ब्लेम देम, आई ब्लेम देम बिकॉज उनको एक हिप्नोटाइज करा गया है। रोज मॉर्निंग इवनिंग एक मैसेज आए आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी, विच इज वेरी गुड टू मोटिवेट, बट द रिजल्ट्स हैव टू स्पीक फॉर इट ना, the actions have to speak for it. Unfortunately, वो actions आ नहीं रहे हैं। 25th August को जब when I saw the order and when I heard it, I was hopping mad. I said ये होता है एक मतलब एक सीनियर एडवोकेट इन एसोसिएशन का रिप्रेजेंट कर रहा है केस को, एक बच्चा भी जानता है, हम मूवीज बॉलीवुड मूवीज सब जगह देखते हैं, जो एडवोकेट होता है ही क्राइज, ही प्लीज, ही सेज, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। You know, our writ petition was not even, our prayers were not even said it aloud. So, मैं जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको यही बोलूंगी कि आपने ये जितने घाट घाट का पानी पिया है एसोसिएशन से, मैंने भी पिया है, आई एम ऑल्सो द सेल्फ सर्वर, बट टुडे आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, आई अंडरस्टैंड कि मुझे पैसा नहीं देना है जस्टिस के लिए, राइट? मुझे ये कहते हैं उस इंसान के साथ, उस पेटिशन के साथ अलाइन करना है क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एज कर्नल विक rightly rattled out various constitutional points, it is my constitutional right. I am also told by Captain Bharadwaj, I read his messages, it's very clear that I single as a citizen, as a short service commission officer can stand in the court and ask for it. The thing is कि हम आपसे कह रहे हैं कि इस पेटिशन में लग जाइए, तैयार हमारे साथ जुड़ जाइए, वो इसलिए क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। ओके, whenever there is money, you know, there is bound to happen that people will become corrupt,
We are not asking you money. We are all asking you is join us. And why we are asking you to join us is very simple. कि कल को जब कर्नल विर्क खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में, he has a concrete number to say that these many officers are affected, genuinely affected. And up and above them, there are many who are not aware of this thing happening. So we are trying to spread the message to everyone. राजेश जी, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पैम. इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप ही स्पैम पे डिक्लेयर कर दिया कुछ लोगों ने. What we are saying is we have no interest to ask you money. We are not saying please invest not even a penny. We didn't ask anyone. All we are saying is इस लिंक में जुड़ जाइए. ये एक पेटिशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में which seems to be very strongly worded. I have personally gone through it and it seems to be the only logical approach now. देयर इज नो अदर वे. एएफटी आपको वापस भेज रही है, हाई कोर्ट आपको पॉलिसी के बारे में मना कर रही है, विच वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन दिस चैट. नाउ द ओनली ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाओ एंड गवर्नमेंट को बोलो कि दिस वी आर शोइंग देम द मिरर. अगर फिर भी नहीं होता है then yes, we will have to ask the politicians to go into Lok Sabha and represent our cases which have happened in the past. So we are asking people, short service commission officers, join the, put your details, put all the details in correctness and get listed. It's a matter of time when you, Rajesh, with your IT skills, you will just download these things and we will submit it to the Supreme Court. I mean, we have gone through all the dramas through these associations, group of officers, through mom and pop shops they're running. I suppose this is the last thing. Give it a try, and we hope that we will be heard because this is a very strongly worded petition, and there is no money. Nobody is collecting money from it. I fail to understand why they don't get this. Nobody is asking you money. We are only asking you join us and be aligned to what we are sending messages. That's all. There is the only very simple ask. Colonel Witt writes a morning message and he words it beautifully. Many officers who have seen through this whole messages, including myself, mind you, 2 years back, if you would ask me, do I want to leave one association, I would have probably said no. But today, after reading those morning messages and seeing the way things are evolving now, I have got convinced that I am on the right path. I mean, this is the last straw. ये जाएगा. अगर इसके बाद भी नहीं है, then yes, we will have to do other options and see. Judiciary is your last thing. Supreme Court is the last thing. अगर इसमें भी नहीं हुआ, because तो whereas because 25th अगस्त को यही एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स कमिट कर रहे थे ग्रुप्स में कि आपको ऑर्डर मिलेगा. ये ऑर्डर गोल पोस्ट शिफ्ट होता जाता है. ये 2019 से शिफ्ट होता चला जा रहा है. आपको अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब करते हुए हमने 7 साल गवा दिए. और कितने साल हैं? We have senior officers who can't wait for more. I mean, with due respect to them and God save them and let them be very healthy. But we are playing with fire. And राजेश जी, end of the day मैं यही बोलूंगी, जिस देश में राजा चोला कहते थे, जिस देश में एक भी सोल्जर दुखी है, तो वो देश कभी भी उन्नति नहीं करता. यहाँ इतने सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं क्योंकि ये एसोसिएशन केसेस, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना, एएफटी में जाना, दिस सेज कि आपके सोल्जर्स, आपके एसएस सोल्जर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन सोल्जर्स आर अनहैप्पी. अगर सब कुछ हंकी डोरी होता तो आज ये सब होता ही नहीं. तो ये जो राजा चोला जो कह के गए थे, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, नहीं तो ये जो टीवी में हुआ, मैंने जब पहली बार देखा, आपने तो यू लकी आपने पूरा देखा नहीं. मैंने जब देखा इनिशियली तो मैंने ऊपर वो टीवी चैनल का नाम नहीं देखा. मुझे इनिशियली लगा ये पाकिस्तान टीवी का चैनल चल रहा है. वहां पे लोग तू मैं ये ऐसे करते हैं. हम इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है,
हम हमारी चौथी नंबर पे फौज आती है और हम इस हालत पे आ गए हैं. व्हाट पिक्चर आर वी सेंडिंग इट टू द वर्ल्ड? दुनिया को हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी एक फौज है जो रोबोस्ट है, जो स्ट्रांग है, जो इतने ऑपरेशंस हमने स्ट्रांगली करे. मैं खुद ऑपरेशन पराक्रम में फील्ड पे थी राजेश जी. मैं खुद के कहते हैं कारगिल में एक्टिव थी. मैं उल्फा की जगह में पोस्टेड थी. तो मेरे में और एक जो मैं उनको रेगुलर भी नहीं बोलती हूँ, मैं उनको दूसरा कमीशन, वो दूसरा कमीशन जो आपने लाइन बना दी है, वो भी कमीशन अफसर है, प्रेसिडेंट कमीशन मैं भी हूँ. मैंने मेरे में या आपने जो बताया कि आपने ड्यूटी करी, हम में और आप में किसी में कोई फर्क है ही नहीं. तो ये फर्क दिखाने या करने या हमारी हमको इम्पोज करने वाले होते कौन है? तो मेरे को कई बार राजेश जी, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बोलती हूँ, मैं वर्क सर को भी बोलती हूँ, सर मैं बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मेरे को कई बार गुस्सा आता है. मुझे लगता है कि हमें जंतर मंतर पे जाके बैठना चाहिए कि जब ट्रक एसोसिएशन के ड्राइवर्स अमित शाह जी से क्या कहते हैं रोल बैक करा देते हैं. हम एक कमीशन ऑफिसर्स हैं, हमें एक सीनियरिटी है, हमें एक बेसिकली हम देश के हित में बात करते हैं. हम हर तरीके से कहते हैं सोल्जर रहते हैं फॉर लाइफ. अ सोल्जर ऑलवेज रिमेन्स अ सोल्जर, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर. लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय, मतलब where do we go? I mean, it is so disheartening. I will sum it up by saying that कैप्टन शशि बाला का केस अराउंड द सेम टाइम शुरू हुआ था, जिसको मैंने पूरा ओपन किया था. एंड लॉट ऑफ ऑफिसर्स अंडरस्टूड कि वेयर इट इज हेडिंग. वन सेकेंड. अगर हाइपोथेटिकली सोचे राजेश जी, कैप्टन शशि बाला के उनके 5 साल की पेंशन होती, तो आज 10 साल 10 years where was she? Nobody knows. It is a national security issue कि एक शॉर्ट कमीशन ऑफिसर कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई फैमिली कनेक्ट्स नहीं है. आज वो 10 साल के बाद रीअपियर करती हैं, इसके बाद वो शी इज फाउंड इन अ वेरी बैड कंडीशन. एंड उसके बाद वो आज एक क्या कहते हैं प्राइवेट रन वृद्धाश्रम में डाली गई है. फौज ने उनको ओनरशिप नहीं दिया. तो ये क्या एक शॉर्ट सर्विस, एक कमीशन ऑफिसर, मतलब हम एक सोल्जर को ऐसे इस हालत में लाते. somewhere our policies, policy makers, our people have gone wrong, grossly wrong. It is injustice, inhuman, burden on the short service. ये गुस्सा आता है राजेश जी. थैंक यू मैम, वेल एक्सप्लेन बाय यू. लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल आएगा हर किसी के जहन में कि जो कर्नल वीर की पिटीशन है, इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, इसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर, मापदंड क्या है. और दूसरा सवाल ये है कि केवल रिलीज्ड अफसर्स, जो एसएस अफसर छोड़ चुके हैं, वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं पिटीशन को, या जो सर्विंग अफसर हैं या 2027-2028 में रिटायर हो रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो बेसिकली राजेश जी, वो लिंक एक हमने गूगल फॉर्म का बनाया है जो बहुत ही बेसिक डिटेल्स मांगता है. आपकी सर्विस, आपकी रैंक, आप कौन से फोर्सेस से हैं, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड आपकी डेट ऑफ कमीशनिंग एंड आपकी डेट ऑफ रिलीज. दैट्स ऑल. कुछ भी हम उसमें, इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ थिंग. आप अपना नंबर दीजिए, आप डेट ऑफ कमीशनिंग दीजिए, बट you should be released. That's it. There should be no other option. अगर आपने resign करा, वो करा, वो नहीं हमें चाहिए. You should be a released officer. You are, if you have served for 5 years and आप 5 years के term release हुए हैं, तो please form भरिए and join करिए. Yeah, no barcode, no GPay, nothing we have given. We are only fill the form. That's it. एंड वो 5 मिनट का काम है. उसको कंसोलिडेट करके उसको एक्नॉलेजमेंट आता है उस फॉर्म का कि यस यू हैव फिल्ड, यू आर पार्ट ऑफ दैट पिटीशन. उसके बाद एक कंसोलिडेशन होगा उस शीट का, विच विल बी डेट
closer to the petition when it will be filed. So what we are saying is कि 15 सितंबर तक अगर आप भर देंगे तो कंसोलिडेशन करना आसान हो जाएगा हमारा. That's it. एंड राजेश जी एट द बैक एंड आप उस एक्सेल को डाउनलोड करके उसको पब्लिश करेंगे. ये बहुत सिंपल सा काम है. ये सब जो भी आईटी में काम करते हैं उनको पता है. ये गूगल फॉर्म्स के डाउनलोड करके अपलोड प्रिंट आउट लेना बहुत आसान है. Only my request to the officers is please fill your details in correct form. Do not refill the form because duplication is an issue for us. आप उस लिंक पे जाइए, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना सर्विस नंबर, डेट ऑफ कमिश्निंग, डेट ऑफ रिलीज, that is all we are asking you. And acknowledge and giving a authority that you are eligible to be part of this petition. That's it. कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है. It's just that 5 minutes job. Try your luck. That would be my message to you. Please try your luck, and you never know, you may get it. इसमें वीर नारी भी शामिल है. वीर नारी, even widows can fill their details if we have lost SS officer. थैंक यू मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. बहुत अच्छा समझाया आपने. विर्क सर, अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, शायद ये आखिरी सवाल भी होगा, कि जो आपने पिछले 10 साल से एसएस अफसर्स के बेनिफिट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है जो मेरे से ऑफ हैंड डिस्कस करते हैं, ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं, इन पर्सन डिस्कस करते हैं कि कर्नल विर्क खुद परमानेंट कमीशन ले चुके हैं एसएस से. आप शायद सर एसएस 24 के हैं, एसएस से परमानेंट कमीशन लेके रिटायर हुए हैं, और उसके बाद आप शॉर्ट सर्विस अफसर्स का दर्द इतना महसूस क्यों करते हैं? वो कौन सी एक जगह है जहां आपका सॉफ्ट कॉर्नर है जो आपका एसएस अफसर्स के लिए है? और इसी के साथ ये भी सारे जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपने ओआरओपी की इनिशियल स्ट्रगल जब जनरल सतवीर के साथ की थी, शायद तब से लेके अब तक आपने कहां कहां अप्रोच किया है? सर थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दीजिए. आपने आज का दिन ये सवाल पूछ के अगर मैं सीधा जवाब दूं तो मैं भी यही कहूंगा, अपने मन की बात. क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है यार. I volunteered to be an officer. I joined OTS and became a short service commission officer myself. इन्फेंट्री में गया, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में गया. वहां पर हमने उस समय के अंदर 77 के अंदर जिस तरीके से हमने काम किया, हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हम लोगों में फर्क है. राजेश जी, you will be surprised. Till 2015 मेरे मन में, मेरे जहन में कभी भी नहीं आया सॉरी कि मैं कभी शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर ये कमीशन ऑफिसर एज ए शॉर्ट सर्विस स्कीम में एंट्री किया था. मैंने तो सिर्फ यही महसूस किया था कि भाई आर्म फोर्सेस में जब तक वो हमें सेवा मांगती है हम अपनी सेवा देते रहते हैं. और 20 साल जब पूरे हो गए, क्योंकि हम लोग तो उस समय सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल भी 18 या 19 साल के ऊपर बनते थे. 14 साल के बाद हम मेजर बने, करेक्शन 13 साल के बाद मेजर बने, 18-19 साल के बाद सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नल हमारी रैंक होती थी. राइट. हमने कभी प्रमोशन की तरफ भी ज्यादा नहीं ध्यान दिया. हमने कहा जैसे हुक्म मिलता है हुक्म के मुताबिक काम करते रहेंगे. बाहर देखा, उन्होंने कहा कि आगे प्रमोशन नहीं है. हमने कहा कि आगे प्रमोशन नहीं है तो हमने, अगर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली. नो अदर दिस थिंग, दैट मींस हमारी ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है. इसी प्रकार से जब बाहर गए, आने के बाद जब ये हमने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, और यू विल बी सरप्राइज व्हेन आई retired, I used to get 6,000 rupees as pension, 6,300 something as a pension I used to get in 99. और मेरा एक जवान था जो मेरे साथ कोई हेल्प करता था, काम करता था सिविल के अंदर, उसको 250 रुपए पेंशन मिलती थी.
तो जब ये वन रैंक वन पेंशन की जो बातें जब शुरू होनी शुरू हुई, हमने कहा ये बहुत बड़ी कुछ चीज है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकली जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रेवाड़ी के अंदर पॉलिटिकल रैली के अंदर भी बोला था कि मैं आप सरकार बनेगी तो वन रैंक वन पेंशन दूंगा। तो मुझे बड़ा भरोसा हो गया कि ये कोई जो मेरी मिलिट्री रैंक है उसके साथ ये प्रिविलेज कनेक्टेड है। सो व्हेन वी वर वर्किंग इन जंतर मंतर फॉर, और बिकॉज वी ऑल वर मोटिवेटेड कि कुछ तो हो रहा है, लोगों ने तो, हम तो छोड़ो है, शुक्र है कि मैंने अपने मेडल नहीं दिए, लेकिन आधी फौज ने तो मेडल जमा करा दिए, आज तक वापस नहीं मिले। रेगुलर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ब्रिगेडियर्स एंड जनरल्स भी हैं। हमने फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन रखा, और आखिरी में एक रिक्वेस्ट की कि भाई कृपा करके आपने 14 पॉइंट लिखे, 15 पॉइंट ये भी लिख दीजिए कि भाई मेरी वन रैंक थी शॉर्ट सर्विस की, उसकी भी प्रिविलेज होना चाहिए। लेकिन उस समय जब नो हुआ, नो कि यू आर नॉट पेंशन, कि आप पेंशनेबल नहीं है, इसलिए आपको ये हम नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये पेंशनेबल हम क्यों नहीं है, जब मेरे 20 साल की सर्विस के अंदर 5 साल की मेरी खुद की शॉर्ट सर्विस जो इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब मुझे पेंशन कैसे मिली? टर्म्स एंड कंडीशन में पहले 5 साल मेरे शॉर्ट सर्विस के थे, अगले 15 साल मेरे रेगुलर के हैं। तो वेयर इज द डाउट लेफ्ट कि 20 इयर्स की मुझे रेगुलर सर्विस चाहिए। इसी प्रकार से कोई जेसीओआर अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन ले जाता है और 12 साल की सर्विस करता है, उसको भी पेंशन मिल जाती है। तो वेयर इज द फॉर्मूला ऑफ 20 इयर्स? So, and the president does not want me and say, okay, now because of certain budget, we want to release you people. So, what can you do if a president, under the pleasure of president, if you're not allowed to continue, it's okay. You can be left even after 5 years. And that's exactly happened with short service also. जब आपके terms and condition के अंदर ही डाल दिया कि आपको हमने extend नहीं करने देंगे, the pleasure of the president has been withdrawn by virtue of terms and conditions of a scheme which has been created, I say, ultra virus. So I got really, to be very frank, मेरे जहन में आ गया कि प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही जो आपने सवाल किया कि यार मैं पेंशनर हूं तो आप इनके लिए क्यों कर रहे हैं? अरे यार, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आफ्टर ऑल मैं लॉ क्यों मैंने पढ़ाई की है, वो मैंने फौज के अंदर ही की है पढ़ाई। कोई मैं लॉ क्वालिफाइड नहीं था फौज में आके, लेकिन आर्म फोर्सेस में आकर मुझे एक पोस्टिंग मिली जहां पर मैं इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करके लॉ कर ली। और इसलिए कि क्योंकि एक भागलपुर राइट्स हुए थे 1989 के अंदर, हमारी कोई गलती नहीं, हमने ठीक काम किया, लेकिन उनके वकील हैं, उनको प्रोटेक्ट करें जो गलती कर रहे हैं। तो हमने कहा यार हमारे पास यही कमी है कि हम वकील नहीं है। तो बीइंग ए सर्विंग ऑफिसर एंड हैंडलिंग द भागलपुर राइट्स इन 99, जिसके अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ, सरकारें बदली हो गई, और हम लोग उनके जो डिफॉल्टेड पर्संस हैं, जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई है, वो डीजीपी बन रहे हैं पुलिस के, उन पर एनएफयू मिल रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स को, और हम लोग इंक्वायरी हैंडल कर रहे हैं, और हमारे ना एनएफयू ना प्रमोशंस, ना, क्योंकि प्रमोशंस की मुझे वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन कैसे होगी। और इसी के साथ देखो, जब करते कराते हम लोग आए कि एवीएस कमेटी पर प्रमोशन नहीं है तो चलो इनको हम आगे प्रमोट करते हैं। जब मेरे जैसा ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सिलेक्शन ग्रेड पे जा रहा है और 13 साल में मेजर बन रहे हैं, वही 2004 के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनती है, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जो 13 साल हो उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया, बगैर सिलेक्शन ग्रेड से, बगैर बोर्ड से। और हम जैसे जो बंदे हैं जो 2004 से पहले रिटायर हुए, उनको डिग्रेड कर दिया, और पेंशनें भी उनको डिग्रेडेशन पे दे दी। So the problem is about policy makers, those who create problem. That is another issue which I am fighting for. Why are you degrading the military honors of the military rank which has been given by the Constitution under Article 18? राजा महाराजा सब खत्म, लेकिन आर्म फोर्सेस की जो मिलिट्री रैंक है उसका ऑनर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। तो उसमें देखा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स आर द बिगेस्ट लॉट which have been affected so badly कि जो कुछ अभी है, कुछ आपने कहानियां सुनी हैं, मैंने तो इसके ऊपर 8-10 आर्टिकल भी लिखे हैं, हम सेमिनार्स भी किए हैं। हमने कहा कि सबसे ज्यादा अगर तबाही हुई है ह्यूमन रिसोर्स की, मोटिवेशन की, तो वो शॉर्ट सर्विस की हुई है।
विद इन द सर्विस एक्सप्लॉयटेशन, बाहर गए तो कोई रिसेटलमेंट नहीं। तो क्या मैंने कोई पाप किया है टू बी ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर? बजाय इज्जत देने के कि भाई मैं मर मिट के आया हूं, मैं तो दुश्मन को मार के बाहर आया हूं, आप मुझे वो इज्जत नहीं दे रहे हो। क्या मैं मरता तभी मुझे आप मेरे परिवार को पेंशन देते मेरी या मेरे डिपेंडेंट को? देयर इज ए ह्यूज इमोशन, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आपने मन की बात की मेरी कर दी है, मैंने कह दिया है, तो जब ऑनर सोल्जर के पास होता क्या है, वो अपने दम से लड़ता है अपने देश के लिए। आज मेरा दम ही आपने तोड़ दिया तो मैं लड़ाई कैसे करूंगा यार? मेरी मोटिवेशन को तोड़ दिया आप लोगों ने। यू हैव मेक मी फील एज इफ कि मेरे धर्म को ही तोड़ दिया आपने। मैं इस देश से अपनी सिर्फ इज्जत मांग रहा हूं, अपनी रैंक की, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। और कितनी दोगे आप मुझे एज ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर? ओआरओपी की टेबल देख लो, मेरे ख्याल किसी का 30,000 आएगा, किसी का 40,000 आ जाएगा। और 60-50 साल वालों को अगर आज की तारीख में मिलना भी शुरू हो जाए प्रायोरिटी 1 के अंदर, कितना खर्चा आएगा? इट विल नॉट बी मोर देन 200 crores in 1 year. There'll be affected persons only 3,000. शर्म आती है कि हम अपने ही सोल्जर्स को डिग्रेड करके बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं पता नहीं कहां इकोनॉमी को ले जाएंगे, कहां हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अरे यार, योर ओन सोल्जर्स आर लिटरली, इफ आई एम टेलिंग यू, जो एक बार जंतर मंतर पे चला गया उसका सब कुछ, उसका ऑनर खत्म हो गया। आज तो आई एम grateful to short service commission officers. None of the short service officers actually practically they did not go to OROP. वो तो देखने चले गए। They were happy with whatever respect, honor they got while they served. And today, for the last 10 years, we are going very, very systematically organized, telling and communicating with people. हमने अपना communication नहीं तोड़ा। लेकिन वो टीवी की जो देखा है कल मैंने, वो कैप्टन साहब का और जनरल साहब के बाद, इसके बाद अभी मैं कह रहा हूं कि वी आर नाउ फ्लडेड विद प्रॉब्लम्स। एवरी SS whosoever feels affected because of not getting OROP, but because of that izzat which that general sahab has given to that captain, or a captain feeling degraded because of that general on the TV, I think every released SS officer must get linked with your link. At least हम दिखा तो दें कि हैं कितने यार हम। Justice can only be given if it is demanded, and you have to fight it out if required. And I stand by as a soldier. I will continue fighting till the time I see justice with my short service commission officers. 10 साल निकल गए हमारे, विद ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी जो चले गए हैं 10 साल के अंदर। कुछ ऑफिसर्स कोविड के टाइम पर जिनको हम लोग, जिनके पास ऊपर चद्दर देने के लिए भी सहारा नहीं था, वो भी हमने दिए हैं। I know my own postmates. So we have to fight out for our solidarity, for our fraternity, for our military friendly fraternity, for our honors of the military rank which has been given by the president. It is the president who is also, president must take care of this military rank. मैं तो था गुरु प्रकाश सिंह विर्क जब, लेकिन मुझे कर्नैली की ये रैंक लग गई है तो I have to carry this rank also. Flight Lieutenant Itisha has to carry her rank also मरते दम तक। क्या देशद्रोही ये बन सकती है जिसने जिंदगी के अंदर गीता के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर, कुरान के ऊपर, बाइबल के ऊपर हाथ रख के हमने कसम खाई देश के लिए? कौन इनको समझाए सिविलियंस को कि व्हाट इज टू बी अ सोल्जर? और एक बार आपके दिमाग के अंदर ये घुस जाए कि मैं इस देश का सिपाही हूं, मेरे ख्याल में उसका धर्म ही बदली हो जाता है। वी आर अबव ऑल दिस रिलीजियस फाइट्स एंड कास्ट फाइट्स एंड दिस थिंग। जिसने एक बार यूनिफॉर्म डाल दी वो अलग से एक अलग से पहचान बन गई हमारी। सो मैंने कोई स्पेशल नहीं किया, मैंने वही किया है जो आप महसूस कर रहे हैं। वट एवर
difficulty you are facing, I am also facing the same pain. Why you have been left behind? Why nobody has thought of? At least touch तो करो यार, feel तो करो. ECHS दे दिया, वो भी discarded ECHS. Nobody will take that ECHS. Why discrimination in ECHS? अरे यार 40-50 साल के तक तो वैसे ही मैं फिट रहना है, और 50 साल के बाद ना मेरे पास नौकरी, ना मेरे पास पेंशन, ना मेरे पास ECHS. वो भी कैश कहां से लाऊंगा जी पहले? अरे देखना तो देख लो, बच गया तो आप उससे क्लेम कर लेना. So this is a humiliation, dishonor. So we need to understand, it's a big subject. Sorry, I cannot explain the whole thing, but I wish we reach now the apex court with the last appeal. Otherwise, गणेश भगवान ही इस समय हम बचा सकते हैं हमारी इज्जत के लिए. मैं यही कहूंगा, ये गणेश के दिन है, श्री गणेश के दिन है. मैं उनको भी प्रार्थना रोज करूंगा गुड मॉर्निंग प्रेयर्स के साथ कि महाराज किसी भी तरीके से सब में एक बुद्धि डाले. और मैं ये भी कामना करूंगा कि हमारी शायद ये पिटीशन सुनने से पहले सरकार ही पिटीशन को सुन ले और बुला ले हमें, हम बताएंगे. इज ए इजी वे, सबकी इज्जत बढ़ती है इसमें. ऑल आई कैन से थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस. बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल विर्क और फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा. आप बहुत टाइम निकाला, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई. गॉड ब्लेस. जय हिंद. जय हिंद.